बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है और हमारी जो बातचीत है वो एक पाकिस्तान के कमाल एक लेजेंड स्टार के साथ है जी। और मेरे ये बहुत दिल के करीब हैं। इन्होंने बड़ी एक मेहरबानी और इनायत मुझ पर की है। मुझे अपना छोटा भाई बना लिया। मुझे बड़ा भाई मिल गया, इनको एक छोटा भाई मिल गया। और ये हमारी जो दोस्ती है, कुछ ही अर्सा पहले हमारा ताल्लुक़ बना। हमारी बड़ी मोहतरम बहन है डॉक्टर वर्दा सिकंदर, CEOs को हेड कर रही हैं, पूरा विंग उनके पास है। और उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई डॉक्टर फरहान ईसा साहब से। डॉक्टर साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, उससे कुछ दिन ही पहले मैं इनकी लैब पे गया था। मुझे कोई चैलेंज था, फिजियोथेरेपी मुझे करवानी थी। और वहाँ पर जो डॉक्टर साहबा थी वो मेरी स्टूडेंट भी थी। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, कुछ एक्सरसाइजेज बताई। और वहाँ की नफासत, वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ जो सारी टीम मौजूद थी, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। जब डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में हमारी दोस्ती हो गई। और डॉक्टर साहब ने मुझे इनवाइट किया कि आप कराची आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक हफ्ते के बाद मैं कराची था। कराची की हमारी जो सिटिंग्स थी उसके हवाले मैंने पोस्ट किए, बड़े वायरल हुए, बड़ी कमाल की फीडबैक आई। और बड़े अच्छे लोगों ने हमें ये कहा कि यार, दो अच्छे मुस्बत लोग साथ मिल गए, दो इदारे मिल के एक बड़ा ख्वाब अब देखने लग पड़े और बड़े बड़े काम होंगे। तो डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर फरहान ईसा साहब, अल्लाह ने बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। और ईसा लैब्स जो हैं वो पाकिस्तान में हर शहर में तकरीबन मौजूद हैं। आइंदा दिनों में एक बड़ा विजन है डॉक्टर साहब का। और हम जो डॉक्टर साहब की टीम के मेंबर हैं, जो छोटे भाई हैं, वो डॉक्टर साहब के इस विजन में डॉक्टर साहब को सपोर्ट भी करते हैं। डॉक्टर साहब लाहौर आएँ तो मेरी अर्ज़ी होती है कि आप मौका दीजिए, इकट्ठे बैठें, बातचीत करें। और आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसमें मल्टीपल, हमने कई ऐसे शेड्स हैं गुफ्तगू के जो हमने बातचीत करनी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला और इकट्ठे बैठने का हमें मौका मिला। डॉक्टर साहब, चंद दिन पहले मैं था स्कॉटलैंड और पीछे पता लगा कि पाकिस्तान में जो है ना वो जो जंग छिड़ गई है, तो बड़ी स्ट्रेस थी। एक ऐसा टाइम था जिसमें वक्ती तौर पे बड़ी एक स्ट्रेस का मूवमेंट था। अच्छा, 2 दिन में मुझे आने का मौका मिल गया, यानी टोटली मेरा 3 को दिन का जर्नी था। दूसरे तीसरे दिन मैंने वापस आना था। अच्छा, जैसे ही मैं वापस आया तो पाकिस्तान में ढोल बज रहे थे और पाकिस्तान में फतह की जो गूंज है वो ज़मीन से आसमान तक पहुंची हुई थी। और बच्चा बच्चा, बंदा बंदा, वो ऐसे लगा जैसे कोई गर्द के बादल थे, वो छट गए हैं। और एक नया पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। बल्कि दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। यानी इस वाक़े के बाद जो पाकिस्तान को फतह मिली है, पूरी दुनिया दोबारा से सोच रही है कि इस दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को डिज़ाइन किस तरह किया जाए। मैं जानता हूं क्योंकि अफवाज पाकिस्तान से और बिलखसूस नेवी के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत है। और नेवी ने आपको एजाज़ी कमांडर का मेरे ख्याल टाइटल दिया हुआ है। मुझे आपकी DP की फ़ोटो बड़ी शानदार लगती है कि उसमें आप वर्दी में एजाज़ी ओहदा है आपके पास, कमांडर होने का, उसकी पिक्चर आपकी मौजूद है। मुझे बताइएगा उन दिनों में आपके एहसासात क्या थे, जज्बात क्या थे, क्योंकि आप तो पाकिस्तान मौजूद थे। मैं दूर से देख भी रहा था, कमेंट्री भी कर रहा था, वीडियोज़ भी बना रहा था। लेकिन उन दिनों में एक ऐसा हमारा प्रोफेशनल जिसके अंदर एक जज्बा फ़ौज के लिए, फ़ौज की मोहब्बत का जज्बा भी पाया जाता है और बड़ा पक्का सच्चा पाकिस्तानी है। नस्ल दर नस्ल मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ कि उनका पाकिस्तान के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या जज्बात थे? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि यकीन माने, पहला जो है जब ये वॉर का सिलसिला स्टार्ट हुआ जो इंडिया ने शुरू करी, मैं तो था ही कॉन्फिडेंट, लेकिन मुझे पता चला कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानीज़ जितने हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर और लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कि रिलैक्स थे। उन्हें पता था कि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी, मिलिट्री है, नेवी, एयरफोर्स के कुछ भी नहीं कर सकते ये पाकिस्तान के साथ। तो एक चीज़ जो बहुत ही प्रोमिनेंट थी वो ये थी कि उनका कॉन्फिडेंस इन द आर्म फोर्सेस, और वो पूरा भी हुआ कि जब 2 दिन तक बर्दाश्त करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तो एक पीस लविंग कंट्री है और उन्होंने अपना पीछे रखा। और जो जहाज़ गिराए उनके लेटेस्ट, वो भी जो पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर हुए थे, बॉर्डर को क्रॉस करे बगैर, उन्होंने ऐसी चीज़ें करके दिखाई कि हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बहुत ऊपर हो गया। अच्छा, ये हमें एक और जो चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ, हमें हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में जो नहीं पता था इतना ज़्यादा हर शख्स को, क्योंकि इतनी 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर हो रही है कि हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तानीज़ के अंदर एक जंग उन्होंने सोशल मीडिया और नेगेटिविटी से फैलाई भी है, जो एक गलत तासुर क्रिएट करती है, वो ख़त्म हो गया। हमें पता चला चाइना हमारा कितना दोस्त है, हमें पता चला ईरान, अजरबैजान, टर्की, और सबसे ज़्यादा जो दोस्त है इनके साथ साथ वो बांग्लादेश निकल के आया। क्या बात है। और यकीन माने, इससे ना सिर्फ कि हमारी वॉर ड्रम्स जो बज रहे थे वो चुप हो गए इंडिया के, और लेकिन हमारा जो झंडा तो ऊपर गया, लेकिन हमारा अकेले का झंडा ऊपर नहीं गया, इन सारी कंट्रीज़ का झंडे ऊपर गए इसके बाद। और
अब वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो और स्ट्रॉन्गर हो रही हैं, वो आजमाई जा चुकी हैं। और आपको भी खुशी होगी सुन के कि अब बांग्लादेश में और पाकिस्तान की डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली हैं कुछ दिनों के अंदर। और जहाँ जहाँ पे चीज़ें बंद थी, इसी तरह से अभी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब टर्की गए, अज़रबैजान गए, ईरान गए, और ईरान भी हमारा जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय बन के सामने आया है, इवन कतर और रशिया। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएसए का भी था कि इंडिया भागी भागी उनके पास गई और इंडिया और उन्होंने जो है जंगबंदी के लिए पाकिस्तान से बात की, और पाकिस्तान तो वैसे भी पीस चाहता था। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट नज़र आई थैंक्स टू मिस्टर ट्रंप कि वो आज़ाद कश्मीर का टॉपिक निकल के आ गया। मैं समझता हूँ सर आसिम मुनीर साहब और जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूएसए जैसा मुल्क जो इतना पावरफुल है उसने जो है वो नंबर 1 कश्मीर की बात निकल के आई, जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है कि वो कल उसको इंडिपेंडेंस दी जाए, उसका बाद यूनाइटेड नेशंस के तौर पे हो सके। और उल्टा 25% से ज़्यादा ड्यूटीज़ एप्पल फ़ोन और दूसरी चीज़ों पे लग गई। तो ना सिर्फ कि जंग हम जीते बल्कि इकनॉमिक जंग अब जीते। और अब जो ये दोस्त बनाए हैं तो उसी तरह से जितना जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप में SIFC जैसा इदारा बना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। हम क्योंकि मैं FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेडिकल एसोसिएशंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू वी आर वेरी होपफुल फॉर पाकिस्तान। एक तो जो नेगेटिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई हैं, हमारा जो इदारे हैं वो जुड़ गए हैं। और इस जंग जब भी आती है वो पाकिस्तानियों को एथनिसिटीज़, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर सब ख़त्म हो जाता है और हम पाकिस्तानी बन के निकल के आते हैं। और अब SIFC इदारा जो पाकिस्तान में एक 1 विंडो ऑपरेशन का इदारा है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊँ मेरे भाई कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान जो 2-3-4 साल में उसके रिजल्ट्स और फल नज़र के इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि देखें जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना तो आप बुनियादें डालते हैं। जब आप बुनियादें डाल रहे होते हैं उस वक्त ज़मीन के ऊपर कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जितनी डीप बुनियादें होती हैं उतनी बड़ी बुलंदी खड़ी हो सकती है, बुलंदी पे जा सकते हैं। और अब वो बुनियादें हो गई हैं और क्योंकि मैं प्रीवी हूँ इन चीज़ों के बारे में। और अब जो है ना वो बिल्डिंग और जो हमारी सिर्फ इकॉनमी ऊपर नहीं जाएगी, हमारी उम्मीदें ऊपर जा रही हैं और पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग इन पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चंद दिन पहले एक वाक़या मैं रिलेट करना चाहूँगा और वो वाक़े को ज़रा इस तनाजुर में समझिए। चंद दिन पहले हमारी एक फ़्लाइट आ रही थी कराची से लाहौर में विंड स्टॉर्म था और वो लैंड नहीं कर सकी। थोड़ी देर के लिए जो सिचुएशन थी उस फ्लाइट में ऐसी थी कि सब कलमा पढ़े थे, वीडियोस बड़ी वायरल हुई और हमारे उसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, उसमें शोबिज़ के लोग भी थे। उन सब ने कहा कि ऊपर अल्लाह का आसरा था और दूसरा जो आसरा था वो एक कॉन्फिडेंस था कि कोई पायलट मौजूद है जो हमें बचा सकता है। यानी 200 लोगों की जो फ़्लाइट है उसमें अगर पायलट मौजूद है और एक अल्लाह के भरोसे के बाद आपको एक यकीन है कि कोई संभालने वाला है इस 200 की फ़्लाइट, 24 करोड़ 25 करोड़ की हमारी आवाम है। ये जो कॉन्फिडेंस विन किया है अफवाज पाकिस्तान ने, जो एक अजीब सी डिस्कशन कुछ सालों से चल रही थी कि जी हम कुछ नहीं कर सकते या हम किसी काबिल नहीं है, वो सबके वहम दूर हो गए। और सबसे बढ़ के क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने जो अंदरूनी जंगें चल रही थी और सबसे बढ़ के जो एक इतना बड़ा चैलेंज इस पूरे खित्ते में एक वॉर का जो चैलेंज बना उसको मैनेज किया। क्या कहेंगे इस बारे में कि एक लीडर का, एक कौम के जर्नैल का, फील्ड मार्शल का ये जो रोल प्ले हो, ये साबित करना कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हम इस नेशन को आगे लेके जाएंगे, ये एतमाद अचीव करना, दोबारा से विन करना, ये कितना कमाल? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए तकरीबन 60% जो पॉपुलेशन थी वो तो ऑलरेडी भरोसा रखती थी। 40% लोकल या इंटरनेशनल जो नेगेटिव 5 जनरेशन हाइब्रिड वॉर के ज़रिए जो प्रॉब्लम्स आई, लोगों के मिसकंसेप्ट्स है वो सारे दूर हो गए। देखिए अब हम सबको पता है कि हमारे जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड है, कॉन्फिडेंट है, विजनरी है और उनको डायरेक्शन की सिमत भी पता है और वो सिमत की तरफ चल नहीं रहे, सिर्फ लेके नहीं जा रहे बल्कि आगे से लीड कर रहे हैं। और उनको पता है कि कहाँ पहुँचना है, कितनी देर में पहुँचना है और ये सब कैसे होगा। और जब ये सब चीज़ें आपकी लीडर के अंदर मौजूद हों तो फिर फॉलो करना उसको बड़ा आसान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो है, जो
एक हाफिज़ और कुरान और उसकी लीडरशिप में आ गया है। तीसरी चीज़ ये है कि जो एक और जो चीज़ है ना जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, कि वो बिलीव करते हैं इंक्लूसिविटी, इक्विटी और डाइवर्सिटी। तो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितनी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान का झंडे में जो वाइट है ना, उन्होंने ही पाकिस्तान का हरा जो है ना वो पकड़ के और बुलंद रखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट के साथ वो चल रहे हैं। और जितनी सेफ हमारी माइनॉरिटीज पाकिस्तान में है, दुनिया में कहीं नहीं, मैं समझ दुनिया से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो कहीं पे भी नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्क में नहीं है। इतने परेशान है वो लोग, सिख लोग कितने परेशान है। यहाँ तो हर एक सेफ है, सिक्योर है। और ख़ास तौर पे इनकी इंस्ट्रक्शन से, बल्कि अब तो हमारी आर्मी में सारी जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो जनरल्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला जा रहा है बल्कि अमली तौर पे देखा जा रहा है। मैं तो यकीन माने फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी, एज अ मेडिकल कम्युनिटी, एज अ पाकिस्तानी बहुत होपफुल हो गया हूँ। और मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि अब बहुत चीज़ें बेहतर हो भी रही हैं। हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 22% से पॉइंट्स में आ गई है। हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में आने वाला है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड बुलंद हो गई है कि सारे बैरियर्स तोड़ कर रही है। और इंडिया की जब ये ख़त्म हुआ मसला तो उसके अंदर तो 10,000 पॉइंट्स हिस्ट्री में पाकिस्तान की वो इतनी ऊपर नहीं गई है। पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है, फूड सिक्योरिटी पे काम हो रहा है। दूसरी कंट्रीज़ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे जितनी GCC कंट्रीज़ हैं, कतर, ओमान, दोहा, जहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं, एग्रीकल्चर नहीं है, वो यहाँ से चीज़ें ख़रीद रही हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन, यूथ को पावर बनाया जा रहा है। आपको पता है माशाल्लाह स्पोर्ट्स में इतना ज़बरदस्त हो गया है कि 8 बच्चे डिफरेंटली एबल पाकिस्तान टीम के इस वक्त जापान गए थे, 6 गोल्ड मेडल्स और 2 सिल्वर मेडल्स जीत के आए। 50 कंट्रीज़ थी, 7,000 एथलीट से जीत के आए। तो एक शोबे में नहीं, बहुत सारे शोबों में जो है ना वो पाकिस्तान अपने जो है पर फैला रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान एक 7th न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना था 1998 में। अच्छा, एक और चीज़ लोगों को पता होना चाहिए कि 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे, सिर्फ एज अ काउंटर प्रोडक्ट के एक्शन के बता सकें कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, तो मैं लोगों को ये सिर्फ बताना चाहता हूँ पाकिस्तानीज़ को कि 98 से 2025 तक कितनी और एडवांसमेंट्स हुई होंगी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंडली ममालिक की वजह से हुई है, लेकिन पाकिस्तानी की इंडिजिनस भी हुई है, कोई शक नहीं। तो तभी तो देखे ना ड्रोन कैसे गिर रहे थे, कुछ भी नहीं हो सक रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास अब इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो अनबिलीवेबल है। बात नहीं हो सकती, अनबिलीवेबल है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं एक ऐसा सवाल है मैंने बड़ा संभाल के रखा हो, तो मेरा दिल था कि हम इकट्ठे बैठेंगे तो उस पर बात करेंगे। सर, एक इन्फॉर्मेशन की लेयर है जो ख़ास तक पहुंच जाती है। देखें, आपकी इंटरेक्शन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, गवर्नमेंट के साथ, मिलिट्री के साथ, इदारों के साथ। मुझे अल्लाह मौका देता है पढ़ाने का, इंटरेक्ट करने का, मीडिया, मुख्तलिफ जगह पे जाने का। तो एक इन्फॉर्मेशन का ख़ास एक लेवल है जो खवास तक चला जाता है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन का लेवल है जो आवाम के पास है, और बाज़ औक़ात वो इन्फॉर्मेशन का लेवल ऐसा होता है जिसमें सच नहीं होता। यानी कि जो सुनी सुनाई बात है वो आगे मुंतकिल हुई होती है, जिसको आपने हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर का। एक आम शख्स वो इस खुशहाली को और इस शानदार मुस्तकबिल को जो ख्वाब लिए बैठा है वो कब देख पाएगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, एक बड़ी तब्दीली। जैसे ये आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं सरफराज शाह साहब जी, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। तो आज से 6-8 माह पहले उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि ये होगा, ये मई के महीने में को गेम पूरी चेंज हो जाएगी। अच्छा, सारे ना मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे हो सकता है, इसके कोई सिरे तो नज़र नहीं आ रहे, सर गेम चेंज हो गई। अल्लाह ने कोई ऐसी हमारी मदद की है और कोई ऐसी ख़ास हम पे रहमत की है, यानी हमारा हक नहीं था, अल्लाह ने फजल किया और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक नया चेहरा, और पाकिस्तान ने फ़्लाइट पकड़ ली। आम बंदा इस खैर को, इस खुशहाली को, इस ग्रोथ को कब देख सकेगा? मैं तो समझ रहा हूँ कि देखना शुरू कर दिया है। जो मैंने बातें आपको बताई कि इन्फ्लेशन रेट पॉइंट्स में आ गया है, इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। हमारी जो ये 5th जनरेशन वॉर्सेस में हो ये रहा है कासिम भाई कि नाउमीदी फैलाई जा रही है, और उस इस्लाम में तो नाउमीदी वैसे ही कुफर है। ठीक बात है। थिंग्स आर बिकमिंग बेटर, और हमने साथ साथ ये देखना है कि इसमें हम अपना हिस्सा क्या डाल सकते हैं, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर। मैं वैसे नंबर देने के हिसाब से मैं कहूँगा कि 2-3 साल के अंदर ही
मैं समझता हूँ कि जो लोगों की ड्रीम्स है ना वो पूरी होने लग जाएंगी, और प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, ज़ाहिर है जब वो स्टार्ट होंगी तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, जो है वाटर एंड सैनिटेशन में, मैंग्रोव प्लांटेशन हो रही है। आई थिंक आप आंखें खोलें, पॉजिटिव चीज़ देखें। असल में देखिए, आप जैसे मजबूत प्रोग्राम्स नहीं होते ना, हमारा टीवी जो है, जो चैनल्स हैं, वो बहुत नेगेटिविटी दिखाते रहते हैं, वो पॉजिटिविटी नहीं दिखाते। वो पॉजिटिविटी 90% हो रही है, वो दिखा दें, और लोगों को भी चाहिए कि देखें। एक गुजारिश है, कोविड में भी ना बड़ी गलत मैसेजेस भेजते थे, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, इससे काफ़ी अमवात हो गई। मैं गुजारिश करूँगा नेगेटिव न्यूज़ को ना फैलाएं, पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ देखें। और पाकिस्तान कंफर्म बात है कि इज़ ऑन द रोड टू रिकवरी इंशाल्लाह, और आप होपफुल हों और आप साथ दें, और ये और जल्दी हो जाएगा। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं। मेरी कम अज़ कम 4 ये दहाइयाँ ज़िंदगी के गुजर गई, 45-46 साल सर मेरी उम्र है। मैंने अपने होशो हवास में इतना पंजाब में काम होते नहीं देखा जितना अब देखा। यानी मैं इसका क्रेडिट नून लीग को दें, गवर्नमेंट को दें, कुछ दें, यकीन कीजिए कि गली गली जो है ना, उसकी सीवरेज चेंज हो रही है, उसका पानी का सिस्टम, उसका ड्रेन का सिस्टम, कुछ ना कुछ आप देखिए पूरे पंजाब में घूम के कहीं ना कहीं काम हो रहा है। इंक्रोचमेंट को उड़ा दिया गया जी, गलियां खुली हो गई हैं। यानी आम घरों में नोटिस आए हैं कि जनाब अपना रैंप और आपने जो क्यारी बनाई हुई उसको ठीक कीजिए। आप नहीं करेंगे तो LD आएगा, महकमे आएंगे, वो उड़ा देंगे, और उड़ाए भी होंगे। तो वक्ती तौर पे बुरा लगता है, लेकिन मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने अगले दिन ही वो राज मिस्त्री बुला के चीज़ें ठीक करवाई कि यार हमारे भले के लिए चीज़ें ठीक हो रही। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये बताने की, दिखाने की, सुनाने की कितनी ज़रूरत है। यानी आप देखें, बाज़ औक़ात तो पॉजिटिव का मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं। मैं इसको पर्सनली फेस करता हूँ। ये खैर की बात करना कितना ज़रूरी है, बिलखसूस 2 हवालों से। एक, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, ये पूरी दुनिया को बताना, ये दुनिया के लेवल। और इस मुल्क में रहने वालों जो 25 करोड़ लोग हैं, इनको ये बताना कि भाई बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, अभी बड़ी कहानी बाकी है। फिल्म में होता है ना, अचानक वो कहते हैं अभी स्टोरी बाकी है, अभी अब जरा थोड़ा सा आराम से बैठिए, बड़ा कुछ अभी होना है। तो ये 2 जो यकीन है पूरी दुनिया को कि पुरअमन है हम, और इस मुल्क में रहने वाले ये जो 25 करोड़ लोग हैं जो जहाज़ में सवार हैं, और उसका एक पायलट है या इसके को पायलट्स हैं, तो इनको ये यकीन दिलाना कि हम कहीं जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो 100% है। पहले तो देखिए, 2 चीज़ें जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट ये हैं कि एक तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि अगर न्यूक्लियर वेपन 98 में बनाया था, तो 27 साल, जितने भी 25 साल 2025 में, तो कितनी और डेवलपमेंट्स टेक्नोलॉजी में हुई होंगी। उसी तरह से देखें, याद रखें कि किसी भी जगह पे आपने अर्निंग करनी है या जॉब करनी है, वो हमेशा प्रीडोमिनेटली डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं ना, वही प्रेफरेबल होती हैं। दुनिया वहीं इन्वेस्ट करती है। सही बात। क्योंकि वहाँ पे अभी सिर्फ घर ही लोगों को इतने सारे चाहिए पाकिस्तान के अंदर, स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए। तभी आप देखें हर रोज़ कोई नई गाड़ी का ब्रांड लॉन्च हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर वो और फिर यूथ है हमारे पास, जो कि और 12 करोड़ यूथ है। आई टेल यू कि अगर कोई नया बिजनेस लगाना है, चलाना है आपको, तो आपको लोग चाहिए। हाँ। अगर आप जापान जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, ओल्ड पॉपुलेशन है, लोग अवेलेबल नहीं हो रहे, वो अपनी इमिग्रेशन खोल रहे हैं। यहाँ तो हमारे पास इंडिजिनस लोग अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, जो किसी को भी सक्सेसफुल होने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ 20-30 साल में मुश्किल हालात में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस डेवलप हुए। 1970s में नेशनलाइजेशन हो गई थी, तो उसमें जितने जो बड़े बिजनेसेस थे वो नेशनलाइज हो गए थे। इसका मतलब अभी जितने आप टाइकून्स देखते हैं वो सारे उसके बाद बने। तो मुश्किल हालात में हो गया है, तो अभी ये तो अब और बहुत बेहतर हालात में पीस हो गई है। और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं। एक तो ये सेफ्टी, सिक्योरिटी, और वो हमारी मिलिट्री ने जो है ना इंश्योर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह कि छोटे मोटे जो टेररिस्ट हैं उनको क्या, जब बड़ी कंट्री जो पाकिस्तान से 10 गुना बड़े साइज़ की है, पैसे वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज, वो कुछ नहीं कर सकी। बिल्कुल सही। अब जो छोटे मोटे भी भाग जाएंगे। सही जी। और अब जो है ना, जब सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, आपके पास काम करने वाले हाथ हैं, पॉपुलेशन है, आपके पास हर किस्म के मौसम है, समंदर से लेके पहाड़ हैं, बर्फ़ भी है और रेगिस्तान भी हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान को अब रोक सकती है। और एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रियाँ भी हैं, इंटेलेक्ट भी है, स्पोर्ट्स भी है। आई एम टेलिंग यू, सारे इंग्रेडिएंट हैं। एक चीज़ जो मिसिंग थी ना, वो पीस थी, और वो आ गई। सही जी। और सिक्योरिटी आ गई,
और लीडरशिप आ गई है। बिल्कुल ठीक है। अब जो है ना ये गाड़ी जो है ना समझे फरारी है, ड्राइवर आ गया, आगे जाना, अब इन्हें रेस जीतनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये सवाल अपने हर उस दोस्त के सामने रखता हूँ जिसको अल्लाह ने एक्सपोजर दिया है, खुशहाली दी है। आपके लिए, मेरे लिए दुनिया के किसी भी मुल्क में सेटल होना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावा करता हूँ, मैं, डॉक्टर साहब और कई हमारे दोस्त बाय चॉइस पाकिस्तान में रह रहे हैं। यानी दुनिया के दरवाजे खुले हुए, आप अगर कंपिटेंट एंड लाइक हैं, आप दुनिया ने वीज़े की शक्लें ऐसी रख ली हैं, आपको TR PRs मिल रही हैं। अगर आप की कोई काबिलियत है और आपके पास किसी किस्म की सक्सेस है, दुनिया आपको कहती जी आए हम हमसे पासपोर्ट ले लें। बाय चॉइस हम पाकिस्तान रह रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा आपको क्या लगता है, ये इसके साथ जो दिल जुड़ा हुआ है हमारा, और हम इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए जज्बाती हैं, और बल्कि कोई रूहानी सी वारदात लगती है जिस पे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लाम का किला और एक बड़ी स्ट्रेंथ पूरी उम्मा की, आप देखिए पूरी उम्मा इस वक्त देख रही है पाकिस्तान को कि ये एक ऐसी पावर बन गई है और ऐसी एक ज़बरदस्त ताकत है पाकिस्तान दुनिया जहान में, जिसकी वजह से बड़े मुल्क अब कॉन्फिडेंट है। दोस्त मजबूत हो ना तो बाकी दोस्त बड़े महसूस करते हैं कॉन्फिडेंस। क्या ऐसी खास बात लगती है बाई चॉइस पाकिस्तान रह रहे हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि 2-3 चीज़ों पे बात करूँगा। पहली चीज़ है तो ये कि ये मुल्क बना 27वीं रमज़ान को, और इसकी एक अब जो मोहब्बत और जो जज्बा और जो दिल जो जिसके साथ है ना, मैं पूरी दुनिया ट्रैवल किया, आपकी तरह मैं भी बाहर से पढ़ा हुआ हूँ और कहीं नहीं मुझे मिला। दूसरी चीज़ ये आती है कि ये मुल्क जो है ये तो मतलब आगे तो माशाल्लाह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि इस मुल्क के अंदर मैं अपनी टीम्स को भी बताता हूं कि ये मुल्क एक ऐसा मुल्क है, अगर आपने इज़्ज़त कमानी हो, पैसा कमाना हो या इन्फ्लुएंशियल बनना हो, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री। क्या बात है। अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं कर पा रहे तो फॉल्ट आपकी है, कंट्री की। नालायक हैं आप फिर तो मैं सबको बिल्कुल तो मैं सबको यही कहता हूँ, और आपको और मेरे, हम 2 लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुछ दिया या आपको इतनी इज्जत दी, आप मुझसे बहुत उम्र में छोटे भी हैं लेकिन हैसियत में मुझसे ज़रूर बड़े हैं माशाल्लाह, लेकिन कहने का मकसद है तो इस मुल्क ने ही दी। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और मैं आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि दुनिया मैंने ट्रैवल की, मेरे भाई अमेरिका भी गए, लंदन भी गए, मैं हैं भी, और मैं पाकिस्तान में वापस आया बाहर पढ़ के। मैं आपको बता दूँ, अगर दुनिया में सबसे हक हलाल की कमाई करना, हक हलाल से अपना नाम रोशन करना, इज़्ज़त कमाना और इन्फ्लुएंशियल होना, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री टू बी इन। तो अगर आप इसको दिली लगाव की बात ना हो, अगर आप और कोई मॉनेटरी वैल्यू कि आजकल यंग पॉपुलेशन कहती है मेरा क्या फ़ायदा, मैं यहाँ पे रहूँ, मेरा क्या, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया में, और मैं इसमें हज़ारों लोग मिला दूंगा और आपके प्रोग्राम से भी आते हैं, कि ये सारी चीज़ें दुनिया में करना सब बहुत मुश्किल है। सेकंड रेट सिटीज़न है आप, थर्ड रेट सिटीज़न है, किसी को आपको कोई नहीं जानता, और माशाल्लाह जैसे आप उम्रा करने जाते हैं लोग आपके फॉलो करने लग जाते हैं कि भाई कासिम अली शाह साहब आए हैं। ये इज़्ज़त पाकिस्तान ने दी है, और ये मैं आपको अपनी सिर्फ बात नहीं बता रहा, आपकी नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे हज़ारों सक्सेसफुल लोग हैं जो हर बंदा ये कहता है कि एथिकल पैसे कमाना, इज़्ज़त कमाना और इन्फ्लुएंस कमाना और लग्जरीज एंजॉय करना, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारी गुफ्तगू का हिस्सा मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप का बहुत सा काम मैंने खुद आंखों से जाके देखा ईसा लैब्स को कराची में, और बड़ी कमाल की टीम है। किसी भी इदारे में बड़े बड़े पुराने लोग मौजूद होना और बड़े फ़ख्र के साथ वो ये बताएं कि जनाब मुझे 15 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, और मुझे सबसे बातचीत करने का भी मौका मिला इनके एक सेंटर में जब मैं गया। तो ईसा लैब्स ने पिछले कुछ सालों में फतह के झंडे गाड़े हैं जी। मतलब एक दफ़ा मार्केट को, कराची मार्केट को, पाकिस्तान की मार्केट को थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर दिया। और अब आप लाहौर में भी आपकी 3 लैब्स मौजूद हैं, अनकरीब जो है वो आप पंजाब में फैल रहे हैं। मैं, मेरी फाउंडेशन भी आपको सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तैयार है, और हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त एक सिनर्जी बनी है इस काम की। विजन क्या आपका, क्या देखते हैं ईसा लैब और उसकी टीम को बिलखसूस, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू भाई। हमारा विजन ये आती है कि हम ऐसा एक तो हाई क्वालिटी अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड न्यूट्रिशनल एलाइड सर्विसेज लाइक न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, फिज़िकल थेरेपी, रिहैब लोगों को प्रोवाइड कर सकें। दूसरा हमारा विजन ये कि हम ऐसा पाकिस्तानी मेडिकल ब्रांड बनाना चाहते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सपैंड करे और पाकिस्तान का मेडिकल डिप्लोमेसी कर सके और नाम रोशन कर सके।
तीसरी चीज़ ये है कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि लोग आएँ भी और चीज़ें सीखें भी, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने कि वो अपना भी अगर काम करें तो वो बेंचमार्क क्वालिटी हेल्थ केयर काम कर सकें। तो बेसिकली हमारा ये, और साथ साथ आखिरी चीज़ ये है कि हम इस वक्त चाहते हैं कि हमारा एक डिपार्टमेंट है हकूक़ लिबास डिपार्टमेंट, तो हम प्रिजन रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। हम लोग जो हैं वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे काम कर रहे हैं, मैंग्रोव प्लांटेशन कर रहे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन को लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स रन कर रहे हैं। और अब आपकी जो फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रही है कि हमने ये रियलाइज़ किया कि हम तो तन्हे तनहा थे और आप इतना एक फलदार दरख्त हैं, तो हम अब आपके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बढ़ाएं और आपकी फाउंडेशन के साथ काम करें। ऑनर जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कराची के चैप्टर को हम एक्टिव कर रहे हैं, फरहान ईसा साहब के साथ मिलके, ईसा लैब्स के साथ मिलके। और एक बड़े अरसे की मेरी ख्वाहिश थी कि कराची में काम को बाकायदा एक सिस्टम के तहत शुरू किया जाए, यूथ इंगेजमेंट शुरू की जाए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल एक यकीन महकम में बदला जब डॉक्टर फरहान ईसा साहब मुझे मिले, और फिर हमने एक प्लान कर लिया कि हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी हमने कराची के लिए करनी है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम है, ये प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है, मेरी टीम हमेशा हाजिर है। जिस तरह मैं वहाँ जाता हूँ तो आपकी टीम कहती है जी ये दफ्तर हाजिर है, ये सारे रिसोर्सेज हाजिर हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि खैर के काम करने वाले इकट्ठे हो जाएं। इस मुल्क की एक ट्रेजेडी आपको बता दूँ जाते जाते, इस मुल्क में जो बुरा बुरे का दोस्त बन जाता है, अच्छा अच्छे का दोस्त नहीं बनता, उसको टाइम लगता है। तो हमें तेज़ी के साथ खैर वाले लोगों को साथ मिल के, उनको साथ मिला के, ऑन बोर्ड करके बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, और अल्लाह के करम और फजल पे यकीन रखते हुए अपनी पूरी कोशिश कर देनी चाहिए। वो नवाजने वाली ज़ात है, ज़रूर नवाजती है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद।